स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज जब सिस्टम सुस्त दिख रहा है और हम मस्त, ये ओमिक्रॉन को न्योते की तरह है। कुछ आ बैल मुझे मार जैसा। दूसरी लहर की दुश्वारियों की वजह से आज सवाल है कि हम कितने तैयार हैं। आज चर्चा इसी पर। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको मिलवाता हूं। डॉक्टर समीर भाटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा सीनियर प्रोफेसर एसएमएस मेडिकल कॉलेज। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर समीर, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि क्या ये ऐसा वेरिएंट हो सकता है जो तीसरी लहर का सबब बने? देखिए, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारे सामने जो भी चैलेंज एक आ सकता है, हमेशा एक संभावना बनी रहती है वो वायरस के म्यूटेट करने की। और जिस तरह से अब WHO ने इसको कैटेगराइज कर दिया था कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न में, और जैसे हमारे पहले भी 4 वेरिएंट थे जिसमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, और अभी इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। क्योंकि जैसे हमने देखा कि 9 नवंबर को जिस तरह से फर्स्ट केस इसका आया था और अभी इसका ट्रांसमिशन और बाकी अदर कंट्रीज में जो हमने इसका स्प्रेड देखा है, तो निश्चित तौर पर हम वायरस के अंदर कोई नया म्यूटेशन होता है उसमें 3 चीजें देखते हैं कि क्या ये संक्रामक ज्यादा है या लीथल ज्यादा है या इम्यून को एस्केप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पर अभी तक का जो डेटा आया है, निश्चित तौर पे वो डेटा उतना ज्यादा नहीं है, पर हाँ, डेटा इस तरफ सजेस्ट करता है कि ये संक्रामक तो है। क्योंकि जिस तरह के इसके अंदर म्यूटेशंस देखे गए, जो 50 म्यूटेशन देखे गए, जिसमें 30 के करीब म्यूटेशन इसके स्पाइक प्रोटीन के अंदर देखे गए हैं, जिससे वो वायरस ह्यूमन सेल्स में एंटर करता है। तो इसीलिए बाकी भी जो अदर कंट्रीज में जिस तरह से ट्रेवल बैन और ये सब किए गए, ये देखिए हम क्यों कर रहे हैं। हमने जैसे सेकेंड वेव में देखा, सेकेंड वेव में जो हमारा डेल्टा वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट अभी तक का सबसे ज्यादा ट्रांसमिसिएबल और सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट माना गया। और साउथ अफ्रीका में डेल्टा वेरिएंट को भी ओमिक्रॉन ने तेज कर दिया है। डॉक्टर समीर, मुझे एक बात समझाइए। जैसे प्रदेश में हमने देखा कि 70% कुछ केसेस ऐसे आए जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेस ले ली। यानी जो इनिशियल 54 केसेस शुरुआती दिनों में दर्ज किए गए थे एक लंबे जीरो के बाद, उसमें से 39 वो थे जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी थी। अभी हम ओमिक्रॉन की बात कर ही नहीं रहे। ये तो पुराना ही वायरस है जिसने वैक्सीन को जंप करके लोगों को संक्रमित कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं, हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की, हमने शुरुआती तौर से शुरुआती दिनों से कहा था कि वैक्सीन आपको हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएगी, बीमारी की गंभीरता से बचाएगी। तो वो हमारे पास सीवियरिटी ऑफ केसेस नहीं आ रही, बीमारी गंभीर उस तरह से नहीं हो रही, हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी नहीं बढ़ा है। बट वायरस, आप इन्फेक्शन तो हो ही सकता है और इन्फेक्शन स्प्रेड भी कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं दोनों वैक्सीन लगाने के बाद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तो हो ही सकता है। उसके लिए तो जो हम बात कर रहे थे कि आपको मास्क तो फिर भी लगाना होगा। डॉक्टर समीर, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा था कि सामाजिक स्तर पर अब काफी रिलैक्स कर गए हैं लोग। उनके लिए क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है? क्योंकि मैंने निजी तौर पर महसूस किया है कि सख्ती नहीं है तो फिर कोई किसी से कुछ भी नहीं करवा। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से सरकार की तरफ से जो कदम उठने चाहिए वो चीजें चल रही है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ये सब चीजें, जीनोम सीक्वेंसिंग पर अगर हम बात करें सामाजिक तौर पर, तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है। जब से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है उसके बाद से ज्यादातर सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम इम्यून हो गए हैं हर तरह के वायरस से, है ना। तो एक तो ये चीज का हमें ध्यान रखना जरूरी है। अभी भी हमारी 10 से आई थिंक 12 करोड़ के करीब अडल्ट पॉपुलेशन है, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, उनको अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है। एक तो वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा बहुत सारा अभी भी संख्या ऐसी है जो अपनी सेकंड डोज भी लगवाने के लिए अभी नहीं आए हैं। तो एक ये सबसे बड़ा, क्योंकि सेकंड डोज अभी सबको ये लग रहा था कि वायरस तो चला ही गया है, पर वायरस अभी, हम डेल्टा वेरिएंट की भी बात करें तो वो भी पूरी तरह से गया नहीं है। अभी भी हमारा 8-10 हजार केसेस के ऊपर मामला अटका हुआ, अभी भी केसेस चल रहे हैं। इवन अभी बीच बीच में जो सुनने के में आता है कि कुछ क्लस्टर में से काफी केसेस देखने के लिए आ रहे हैं, कि कहीं हम सुन रहे हैं कि कहीं पे इस तरह का प्रोग्राम हुआ, सभी के सभी लोग इन्फेक्ट है। ऐसी चीजें चल रही है। तो इन सब चीजों को हमें अभी ध्यान में रखना, और साथ में जो नई तरह के वेरिएंट है वो हम हमेशा सुनते ही रहते हैं। और अभी जिस तरह से ये सामने एक हमारा वेरिएंट आया, अभी हमारे को बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी वैक्सीनेशन, जिन लोगों ने नहीं लगवाया, एटलीस्ट अपनी वो वैक्सीन जरूर लगवा ले। जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई है वो लोग, और जिन्होंने अपनी सेकंड डोज नहीं लगवाई है वो लोग। और इसके अलावा हमारे वनरेबल पॉपुलेशन है, तो उसको जरूर प्रोटेक्ट करके रखना है। जो हमारे कोमॉर्बिड वाले लोग हैं, तो डेफिनेटली उनके ऊपर हमें जरूर निगरानी रखनी है, ध्यान रखना है। जिस तरह से अभी एक एडिशनल डोज की भी बात चल रही है,
हमारे हेल्थ केयर वर्कर स्पेसिफिकली, क्योंकि उनमें वैक्सीनेशन ड्राइव आप देखिए कि 16 जनवरी से शुरू हो गई थी, ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है। तो सरकार अभी एडिशनल डोज के ऊपर और बूस्टर डोज के ऊपर भी अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है। डॉक्टर समीर, एक सवाल और मेरा आपसे, अब देखिए मैं उस टॉपिक की तरफ आ रहा हूं जिसके लिए आज इस चर्चा को बुलाया गया कि हम कितने तैयार हैं। मैं चाहता था कि मेरे दर्शक इनिशियली ओमिक्रॉन को लेकर तमाम चीजें सुन लें और उसके बाद फिर हम उनको बताएंगे कि आज हम किस कंडीशन में हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो फिर क्या हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि दूसरी लहर ने बहुत ज्यादा ऑलरेडी डरा दिया, हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। मतलब एक ऐसा बुरा सपना जो आज भी खत्म नहीं हुआ है वाली स्थिति है। अब अगर ये वायरस या ओमिक्रॉन जो कि म्यूटेंट है वो खुदा ना खास्ता आए, लेकिन अगर आ गया और अगर तीसरी लहर की दस्तक है और तीसरी लहर आ गई, तो क्या हम अब बेहतर रेडी हैं पिछली बार से, या पूरी तरह रेडी हैं, या उतने ही रेडी हैं जितने पिछली बार? हाँ देखिए, इसके ऊपर हम बात करें, अभी तो हमारी जिस तरह से प्रोएक्टिवली स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, काफी सारी चीजों पे, इंटरनेशनल ट्रेवल्स पे भी काफी सारी गाइडलाइंस आ गई है कि उसके ऊपर हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी हमने काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा अगर हम अपने टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन प्रोटोकॉल, जो एसओपीज है वो हमारी पहले से काफी हद तक पहले बनी हुई है। अब इम्पोर्टेंट इसके अंदर यही आ जाता है कि हमें अगर किसी भी तरह का हमें लगता है इसको, तो हमें उसको ट्रांसमिशन को रोकना होगा। उसके लिए हमारी पहले से, मतलब इसमें कोई भी नया अगर म्यूटेंट भी आता है तो उसके लिए गाइडलाइंस कोई अलग तरह की नहीं होगी। गाइडलाइंस और एसओपीज तो ऑलमोस्ट सभी तरह की सेम रहेगी, टेस्टिंग प्रोटोकॉल भी सभी तरह की सेम रहेंगे। तो इसलिए अब निश्चित तौर पे सरकार भी काफी प्रोएक्टिवली काम कर रही है। और अगर आप मेरे से पूछे तो हाँ, हम पहले से बेहतर तरीके से तैयार हैं अगर हम कैपेसिटी की बात करें। डॉक्टर समीर, मैं आपके पास, देखिए मैं पिछली बार चीजों के भरभरा के गिरने का एक कारण यह भी था कि लोग पैनिक में आकर स्टॉक करने लगे। स्टॉक करने लगे से कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन सिलेंडर, तो जिसको अवेलेबल हो पाया उसने स्टॉक करने की कोशिश की। दवाइयों की बात करें तो वो एकाएक ब्लैक में इसलिए मिली क्योंकि किसी ने स्टॉक किया था। तो वैसी स्थिति अगर दोबारा बनती है तो फिर स्ट्रगल दोबारा सड़कों पर देखने को मिलेगा। ये जो स्टॉक करने की हैबिट है, इसे चेक किस तरह से चेक किया जा रहा है? देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ, पैरेलली बहुत सारी चीजें चली रही है। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से अपग्रेड हो रहा है, कॉन्टिन्यूस अपग्रेड हो रहा है, जिसके अंदर इवन बच्चों तक का भी, हमने जब थर्ड वेव के लिए पहले हम अज्यूम कर रहे थे, वो चीजें रेडी हुई है। पैरेलली चीजों की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर आप ये देखिए कि पहले से और अब का हम कंपैरिजन करें, हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस को मॉनिटर कर रहे हैं, हम री इन्फेक्शंस को मॉनिटर कर रहे हैं, डेथ रेट, हॉस्पिटलाइजेशन मॉनिटर हो रहा है, हर जगह की आर नोट वैल्यू बहुत ही क्लोजली मॉनिटर हो रही है। तो ये सब चीजें काफी, और इसके अलावा हम बात करें तो हमारी जो वैक्सीन है, वैक्सीन को अपग्रेड करने की चीजें भी जो चल रही है कि हर तरह की म्यूटेंट के ऊपर ऑलरेडी हमारी वैक्सीन की एफिकेसी सभी म्यूटेंट्स पे, अभी तक के जितने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे उन पे, सब पे बहुत अच्छी उसकी एफिकेसी देखी गई है। पर फिर भी वैक्सीन के लिए जो सेकंड जनरेशन वैक्सीन है उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो सब चीजों के ऊपर पैरेलली काम चल रहा है। और जो आपने ये चीज अभी एस्केलेट की, डेफिनेटली निश्चित तौर पे इस पर भी इस तरह की एसओपी बनी हुई है काफी ज्यादा। लेकिन चुनौती क्या है ना डॉक्टर समीर, जो मैंने महसूस की वो ये महसूस की है कि जैसे मान लीजिए कोई बीमारी है, उसकी दवाई मौजूद है, ये पता है कि इस बीमारी में ये करना है। कोरोना का ट्रीटमेंट आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सिम्टम्स देख देख कर और उसके हिसाब से चल रहा है। ऐसी कोई कोरोना स्पेसिफिक दवा या कोरोना को टोटली चेक में रखने वाली वैक्सीन, जैसे कुछ बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है कि इस चीज के लिए वैक्सीन है तो फिर वो नहीं होता, अभी वैसी स्थिति है नहीं। हम उस दिशा में जब कदम बढ़ा चुके होंगे या वो हमें हासिल हो जाएगा, तब हम ये कह सकते हैं कि कोरोना मुक्ति की ओर हम जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम अब आप इसी को ले लीजिए ना, ओमिक्रॉन भी तो अब आया जिसे कंसर्न माना गया, अभी तो ये और म्यूटेट करेगा और म्यूटेट करेगा। जी बिल्कुल, देखिए महामारी, पैंडेमिक की और हम रूटीन बीमारी को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली जिस तरह से हम फ्लू के लिए भी जब हम बात करते हैं, तो इवन फ्लू की भी हम बात करें, हर साल वैक्सीन उसकी अपडेट होती है। कोरोना की हम शुरू से एक कह रहे थे कि जब तक सब सेफ नहीं है तब तक कोई सेफ नहीं है। म्यूटेशंस इसके अंदर होते रहेंगे। हम खाली इंडिया की भी नहीं, हम ग्लोबली बात करते हैं। अभी जिस तरह से नया वेरिएंट आया वो किसी और कंट्री से आ रहा है, तो जब तक ग्लोबली वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं हो जाएगी तब तक नई तरह की म्यूटेंट आना तो निश्चित तौर पे रहेंगे नई तरह की म्यूटेंट आना। इसके लिए सबसे ज्यादा हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि हमारी एसओपी सारी इनलाइंड है और
हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार है कि अगर इस तरह का कुछ वायरस यहाँ पर भी डिटेक्ट होता है तो उसके ट्रांसमिशन को जो है रोकने में सक्षम। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर समीर और डॉक्टर लोकेंद्र, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, डरिए, घबराइए मत, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का और भी ज्यादा पालन कीजिए फिलहाल, और बाकी तैयारियां चल ही रही हैं और अपनी अपनी जगह पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।